नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज का हमारा एमआईटी का टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, किसके लिए? आपके क्लैट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। उसी सीरीज के अंदर आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि मैं कह सकता हूँ आज से 4-5-6 महीने पहले न्यूज़ में आया था, अभी तक न्यूज़ में चल रहा है। उसमें कुछ ना कुछ उसके बारे में रिलेट करती हुई चीज़ें आती रहती हैं। जैसे अक्टूबर के अंदर कहा गया था कि उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी बात करने वाले हैं? तो याद रखना, आप सभी का लॉ का यानी कि लीगल का एग्जाम है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है हमारे उसके अंदर, कौन सा? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि जिसको क्या कहा जाता है? यूसीसी। अब देखो, यूसीसी का सिंपल सा मतलब है समझना। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, सिविल मतलब सिविल कोड मतलब कोड यानी कि रूल। एक देश में एक जैसा रूल होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, मतलब क्या है कि एक कंट्री एक रूल होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर एक कंट्री एक रूल में ऐसा क्या दिक्कत है कि जो अभी नहीं है ना? यही तो होगा ना। तो देखो, मैंने कहा कि हमारा जो इंडिया है ना, समझना इसको बिल्कुल ध्यान से, हमारे इंडिया में मल्टीपल रिलीजन रहते हैं। आपने एक बात सुनी होगी कि जो हमारा प्रियम्बल है ना, जो हमारा प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल क्या कहता है? तो हमारा प्रियम्बल कहता है सिंपल सा कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाय रिजोल्व इंडिया इनटू, पहला क्या लिखा हुआ है? तो फर्स्ट सॉवरन, सोशल, सेक्युलर। तो सेक्युलर जो वर्ड है उसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। सिंपल। अब इसका मतलब हो गया सेक्युलरिज्म, यानी कि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। लेकिन याद रखना, पहले इंडिया सेक्युलर नहीं था। तो हमने इसको एड ऑन कब किया था? तो थोड़ी सी कहानी समझते हुए चलना। हमने कब किया था इसको? तो बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 हमने क्या किया? 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। और इसी अमेंडमेंट को क्या कहा जाता है? याद रखना, इसी को हम कंसीडर करते हैं एज ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक छोटा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, इससे हमने क्या किया? हमारी जो प्रियम्बल है उस प्रियम्बल के अंदर हमने 3 चीजें जोड़ दी। कौन कौन सी? तो हमने उसमें जोड़ा सोशल, हमने उसके अंदर जोड़ा कौन सा? आपका सेक्युलर, और उसके अंदर हमने तीसरा वर्ड जोड़ा होता है कौन सा? हमारा इंटीग्रिटी। यानी कि सोशल का मतलब, देखो 2 तरह के देश होते हैं दुनिया में, हालांकि आप ये चीज जानते होंगे। एक होता है कैपिटलिस्ट कंट्री, एक होता है सोशलिस्ट कंट्री। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस समय हम कुछ भी नहीं लिखे थे कॉन्स्टिट्यूशन के हमारी प्रियम्बल में हम कैसे हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो हमने एक चीज देखी, दुनिया में 2 तरह के देश बने हुए थे, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। 2 ग्रुप बने। तो ये जो यूएसए है ये कैसा है? कैपिटलिस्ट। ठीक है, समझना पूरा बेस इसका, फिर चलेंगे हम आगे यूसीसी पे। और ये जो यूएसएसआर है ये अपने आप को क्या कहता है? सोशलिस्ट। और डिफरेंस क्या होता है? याद रखना, कैपिटलिस्ट कंट्री वो होती है, कैपिटलिज्म वो होता है जहां पर मैक्सिमम ओनरशिप किसके पास होती है? तो मैक्सिमम जो ओनरशिप होती है वो आपके प्राइवेट ग्रुप के पास होती है, प्राइवेट लोगों के पास होती है, बिजनेसमैन लोगों के पास होती है। सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी कंट्री जिसके अंदर जो मैक्सिमम ओनरशिप है वो किसके पास रहेगी? सरकार के पास रहेगी, गवर्नमेंट के पास रहेगी, वो सोशलिस्ट कंट्री हो गया। आज हम कहां पर हैं? तो आज हमने 42nd अमेंडमेंट में हमने क्या अडॉप्ट किया? तो हमने अडॉप्ट कर लिया कौन सा? सोशलिज्म। ठीक है, आज हम मिक्स में हैं, ना उधर के, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब 1990 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे तो उसके बाद हमें वहां से निकलना था, तो हमने एलपीजी रिफॉर्म्स इन सबको अडॉप्ट कर लिया और वहां से निकल गए। तो हम आज बीच में खड़े हैं। ठीक है, उसी समय हमने, हमारा टॉपिक वो नहीं, हमारा टॉपिक किससे रिलेट कर रहा है? सेकुलरिज्म से। तो सेकुलर वर्ड जो था वो भी उसी समय डाला हमने। तो उस समय सेकुलर हमने डाला, तो इसका मतलब क्या है कि दुनिया में 3 तरह के देश होते हैं। एक होता है नो रिलीजन, एक ऐसा देश, एक ऐसी कंट्री जिसमें किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को मैं कह सकता हूं कि प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। ठीक है, एक ऐसी कंट्री जिसके अंदर सिंगल रिलीजन को प्रायोरिटी दी जाती है उसे कहते हैं सिंगल रिलीजन कंट्री। और एक ऐसी कंट्री जिसके अंदर मल्टीपल रिलीजन को प्रायोरिटी दी जाती है उसे कहते हैं मल्टी रिलीजन कंट्री। जैसे इंडिया इज अ मल्टी रिलीजन कंट्री, इसलिए हम कहते हैं सेक्युलर है, हम किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे। कब? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर। आप समझ में आ रही है? अच्छा, नो रिलीजन जैसे कि फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, वहां पर क्या नहीं है? तो मल्टीपल नो रिलीजन फॉलो करते हैं। मिडल ईस्ट कंट्रीज हो गई, पाकिस्तान जैसे देश सिंगल रिलीजन है। तो हमने एक्चुअल में ये ले लिया।
अब बात ये निकल के आई कि हम अपने आप को सेकुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर मल्टीपल रिलीजन है, तो हम किसी एक रिलीजन को अगर प्रमोट करेंगे, देखो समझने की कोशिश करना कि हमारा जो रिलीजन, हमारा जो कंट्री था ना, हमारी कंट्री का जो डिवीजन हुआ था भारत और पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, वो किसके बिहाफ पर हुआ था, रिलीजन के बिहाफ पर हुआ था। तो मल्टीपल रिलीजन होते हुए हमने क्या किया, हमने इसको सेकुलर बनाने की कोशिश की, आज भी यही कोशिश जारी है। लेकिन हाँ, लास्ट ईयर जब आपकी G20 हुई थी, ध्यान रखना, उस G20 के अंदर जो प्रियम्बल बांटी गई थी G20 मेंबर्स को, उसके अंदर सरकार ने प्रियम्बल में से सेकुलर एंड इंटीग्रिटी को, सोशल एंड सेकुलर को हटा दिया था। मतलब सरकार आपको क्या बनाना चाहती है, कैपिटलिज्म की तरफ ले जाना चाहती है, प्राइवेट करना चाहती है, तुमको समझ में आता है, सब देखते हो न्यूज में। और सेकुलर को हटाना चाहती है, मतलब कि एक सिंगल रिलीजन को भी लाने की चांस हो सकते हैं, जैसे कि हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं। हालांकि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मेजोरिटी चाहिए 2/3 मेजोरिटी, आर्टिकल 368 के अंडर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो तो वो ही नहीं पाएगा, तो उसके अंदर 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट 5 साल के लिए गया। लेकिन बात ही निकल के आती है कि सेकुलरिज्म समझ में आ रही है ना, किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट पर रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करोगे, दैट्स इट। अब आई बात इंडिया में, जब तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया, मल्टीपल जो कंट्रीज से कॉपी पेस्ट किया है ना, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे उसको बनाने में, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। प्रियम्बल भी हमने छाप दी, प्रियम्बल के बाद हमने शेड्यूल्स भी लिख दी है ना, 12 शेड्यूल्स, पहले 8 थे फिर 12 हुए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसमें पार्ट 1 भी डाल दिया, जिसके अंदर हम इंडियन यूटी एंड स्टेट्स की बात करते हैं। पार्ट 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। 2 में लिख दिया कि कोई मर्जी से आ सकता है लेकिन जा नहीं सकता, जैसे सिक्किम आया था 1975 में, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने ऐड किया। फिर हमने 3rd में लिख दिया कि इंडिया के किसी भी स्टेट की नेम या बाउंड्री में चेंजमेंट पार्लियामेंट करेगी, ऐसे करके लिख दिया। पार्ट 2 में हमने सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा, इंडिया के पास सिंगल सिटीजनशिप है, इंडियंस के पास है ना, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। ऐसे करते करते हमने फंडामेंटल राइट्स पे आ गए। फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक है, आर्टिकल 12 से 35 तक। और फंडामेंटल राइट्स याद रखना आपको दिए जाते हैं, ठीक है, आपके रिटर्न राइट्स, आपके मैग्ना कार्टा है, आपसे नहीं छीने जा सकते। लेकिन उसके बाद आता है कौन सा, डीपीएसपी। और डीपीएसपी जो होते हैं ना, समझना ये पूरी कहानी किससे रिलेट कर रही है, डीपीएसपी से, है ना। वहां क्यों नहीं लिखा, यहाँ क्यों लिखा, वो सब समझते हुए चलना है, क्योंकि आपसे कॉन्सेप्चुअल कुछ भी पूछ सकता है। तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर एक पार्ट आता है कौन सा, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 4। और इसके आर्टिकल्स कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे 36 में क्या लिखा है कि डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, कोई भी इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे जुड़ा है, इंडियन गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो स्टेट की डेफिनेशन में आता है, जैसे बीसीसीआई, एलआईसी, गेल, वेल, ये सब। 37 में लिखा है दीज डीपीएसपीज आर नॉट फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ द लॉ। 38 में लिखा है कि द स्टेट विल मेक प्रोविजंस टू प्रोवाइड 3 टाइप ऑफ जस्टिस, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिकल जस्टिस टू एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट। 39 में लिखा है इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क मिलेगा। 39 के ए में लिखा है नलसा, सलसा, डलसा, उनके बारे में लिखा लीगल एड टू फाइनेंशियल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 40 में लिखा है कि द स्टेट विल मेक प्रोविजंस टू एस्टैब्लिश, ग्राम पंचायत बनाएगी। 41 में लिखा हुआ है कि द स्टेट विल मेक प्रोविजंस टू प्रोवाइड राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, है ना, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस टू, या राइट टू असिस्टेंस टू द फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, ओल्ड एज पीपल, उनको हेल्प देगा, ठीक है। 42 के अंदर प्रेग्नेंट वुमेन्स को हेल्प करेगा। 43 के अंदर क्या लिखा है, जो उसके अंदर लिविंग वेज प्रोवाइड करेगा। जैसे दिल्ली पहला स्टेट बन गया जिसने लिविंग वेज को मिनिमम वेज में कन्वर्ट कर दिया है, 18,000 रुपए कर दिया है पर मंथ, ठीक है। फिर आपका आता है 44 यूसीसी, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। फिर 45 आता है, ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। 45 आता है जिसमें लिखा है कि 0 से लेकर 14 ईयर तक के बच्चे की कंपलसरी और फ्री एजुकेशन दी जाएगी, स्टेट देगा। बट याद रखना दीज डीपीएसपीज आर नॉट फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ये फोर्सेबल होते ही नहीं है। नहीं होते हैं तो ऐसा कहा गया कि ये तो होगा नहीं, तो आगे चल के हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 2002 में, और हमने एजुकेशन को 3 जगह लिख दिया, 0 to 6 डीपीएसपी में रखा, 6 to 14 आर्टिकल 21 के ए में डाल दिया, जिसको क्या कहा गया, राइट टू लाइफ या राइट टू लिव में डाल दिया। और 6 to 14 ईयर तक के बच्चे को उसके पेरेंट्स स्कूल तक छोड़ कर आएंगे, उसको फंडामेंटल ड्यूटी में भी डाल दिया, 11th फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। 46 में हमने लिखा कि जो सोसाइटी के सोशल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, फाइनेंशियल एड दी जाएगी, हेल्प की जाएगी, ठीक है। फिर हम आ गए 47, हमने कहा कि जो प्रोडक्ट हमारे हेल्थ के लिए हजार्डियस हम उनको बैन कर देंगे, जैसे अल्कोहल, दारू, जो आपकी बिहार और गुजरात में बैन है।
फिर हमने धीरे धीरे पढ़ा 48, जिसमें हमने एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। 48 के ए में हमने क्या किया, तो 48 के ए में हमने उसके अंदर डिस्कस किया किसके बारे में, आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर। फिर 49 के अंदर 49 के अंदर हमने क्या किया, तो 49 के अंदर हमने जो हमारे स्टेट के जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, मोन्यूमेंट्स है, उनको प्रोटेक्ट करने की बात कही। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करे तो करे, ना करे तो ना करे, बिकॉज दीज आर नॉट फोर्सेबल। फिर 50 आ गया। 50 में डिवीजन ऑफ द पावर, एग्जीक्यूटिव मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशरी। 51 वसुदेव कुटुंबकम, है ना, अपने पड़ोसी राज्यों के साथ, स्टेट के साथ मिलजुल कर रहो, पीस हार्मनी को बढ़ाओ। ऐसे करके डीपीएसपी हो गए खत्म। लेकिन इसी डीपीएसपी में एक आर्टिकल आता है, कौन सा, 44, जिसको हमने क्या नाम दिया, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। समझ गए, मैंने पूरा डीपीएसपी एक बार रिवाइज करा दिया, तो आपको 2-4 बातें याद भी हो गई होंगी। ठीक है, अब आते हैं न्यूज के ऊपर, टॉपिक के ऊपर। यूसीसी क्या होता है? यूसीसी, द यूनिफॉर्म सिविल कोड रेफर्स टू ए सेट ऑफ कॉमन लॉज गवर्निंग पर्सनल मैटर्स लाइक मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन फॉर ऑल सिटीजन्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। मतलब जब भी सोसाइटी में बात होगी किसकी, मैरिज की, तो सभी के लिए क्या होना चाहिए, बराबर लॉज होने चाहिए। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर हिंदू मैरिज लॉज अलग से बने हैं, ठीक है, यहाँ पर मुस्लिम मैरिज लॉज अलग से बने हैं, यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट अलग से बना हुआ है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपस में टकराते रहते हैं। तो मतलब एक देश एक रूल होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे ही डाइवोर्स के केस में देखोगे आप, ट्रिपल तलाक जो था पहले वुमेन्स के लिए था, मुस्लिम वुमेन्स के साथ, अब उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, तो यूसीसी लाने की बात की गई। ठीक है, फिर इनहेरिटेंस के लिए कौन किसका वो बनेगा, ठीक है, इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टी। अडॉप्शन में अगर आप देखोगे तो अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को इजीली बच्चा अडॉप्ट करने के लिए रूल्स इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। लेकिन अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड के लिए बच्चे को अडॉप्ट करना थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है। तो ये क्या हो गया, जो आपका अडॉप्शन है उसमें दिक्कत है। तो कहा गया कि भारत जब एक है, इंडिया जब एक है, तो लॉज भी एक होने चाहिए, और इसको कह दिया यूसीसी में डाल दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, यूसीसी में जो डीपीएसपी में जो चीजें हैं वो नॉट फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, वो फोर्सेबल नहीं है। तो करे तो करे, ना करे तो ना करे। तो आपने ये न्यूज पढ़ी होगी कि भारत का पहला स्टेट कौन सा बन गया आफ्टर इंडिपेंडेंस जिसने इसको लागू किया, उत्तराखंड। और लागू किया नहीं था उस समय, लाइकली टू बी इनेक्टेड, ऐसा था कि इनेक्ट होगा, और कहा गया था अक्टूबर में इनेक्ट होगा। अब अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जो वहां के सीएम थे उन्होंने कहा था। बात समझ में आ रही है? तो पहले ये समझना ही होता क्या है, समझ में आ रहा है ना, क्या होता है कि सभी के लिए रूल्स बराबर होने चाहिए। कौन से आर्टिकल में लिखा है? तो आर्टिकल 44 में लिखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। बात समझ में आ रही है? द बिल एड्रेसेस प्रैक्टिसेस सच एज पोलीगैमी, ठीक है, जो मल्टीपल मैरिज करते हैं, ठीक है, पोलिएंड्री, हलाला, आपने नाम सुने होंगे मुस्लिम्स में, इद्दत, तलाक, एंड एंश्योर्स प्रॉपर्टी राइट्स, इक्वल मैरिजेबल एज एंड इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स की बात करेगा। जैसे हिमाचल प्रदेश ने अभी कहा कि हम मैरिज एज को कितना कर देंगे, लड़की की मैरिज एज को 18 से 21 कर देंगे, लेकिन भारत में तो 18 है ना, फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा दोनों के बीच में। बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रही है ना बात? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में इसमें लिखा क्या है। सबसे पहले कहां पर आया था, तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, यूसीसी समझ गए ना क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आजादी से पहले कब आया था, तो याद रखना फर्स्ट स्टेट कौन सा बना था, तो बिफोर इंडिपेंडेंस, तो गोवा में किसका रूल था, तो याद रखना पुर्तगीज का रूल था। ठीक है, इंडिया में सबसे पहले आने वाले कौन थे, पुर्तगीज। कब आए थे, 1498। कौन आया था सबसे पहले, वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ आया था, तो आपके कालीकट में उतरा था। किसने हेल्प की थी, तो आपका जो अब्दुल माजिद था उसने हेल्प की थी। कहाँ से आया था, पुर्तगाल से आया था। सबसे पहले आने वाले कौन थे, पुर्तगीज। सबसे लास्ट जाने वाले कौन थे, पुर्तगीज। ब्रिटिशर्स चले गए थे 1947, लेकिन जो आपके पुर्तगीज थे वो सबसे लास्ट में गए थे। याद रखना कौन से ईयर में गए थे वो, तो उन्होंने कब लेफ्ट किया था, 1961। और 1961 में जब वो यहाँ से गए थे तो ऑपरेशन कौन सा हुआ था, वो ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय से हमने उनको भगाया था इंडियन आर्मी ने। उन्होंने उसको कैप्चर कर रखा था, बेसिक से ध्यान रखना। और गोवा को उन्होंने कब कैप्चर किया था, तो गोवा को पुर्तगीज ने कैप्चर कब किया था, याद रखना 1510 में। ठीक है, और उस समय जब कैप्चर किया था तो उस समय उनका गवर्नर कौन था, तो उस समय गवर्नर कौन था उनका, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और इस गोवा को 1530 में क्या बनाया गया था, इनकी पुर्तगीज की कैपिटल बनाया गया था, ध्यान रखना। और 1530 से लेकर 1530 से लेकर 1961 तक आपका जो गोवा है वो क्या रहा, उनकी कैपिटल रहा, ये भी ध्यान रखना। और इस गोवा के अंदर जब पुर्तगीज ही थे तो सारे के सारे पुर्तगीज कैसे थे, तो क्रिश्चियन थे। तो इन लोगों ने वहां पर क्या इनेक्ट कर दिया था,
यूसीसी, ठीक है। और इनके जाने के बाद 1961 से हमारी इंडियन यूनियन जो था उसने भी उसके अंदर क्या इनेक्ट रहने दिया, यूसीसी। और आज़ादी के बाद है ना पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, आज़ादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट कौन सा स्टेट बन गया पहला, तो आपका उत्तराखंड बन गया, ये भी ध्यान रखना, उत्तराखंड, ठीक है। सिंपल सी बात समझ में आ गई। अब एक बात समझना कि जो गोवा है, क्या उस गोवा के अंदर यूसीसी सही में अच्छे से लागू है क्या, नहीं है, ध्यान रखना। उसमें कुछ लूप होल्स भी हैं, जैसे शादी है, एक शादी कर सकते हो सब। वहां पे है कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, अगर वाइफ को एक जो वाइफ है उसकी एज है 25 साल, और 25 साल के बाद या 25 साल तक उसके कोई बच्चा नहीं हुआ, ना लड़का ना लड़की, तो जो हस्बैंड है वो दूसरी शादी कर सकता है। अगर 25 से 30 के बीच में है वाइफ की एज और सिर्फ एक लड़की हो चुकी है, लड़का नहीं हुआ है, तो दूसरी शादी कर सकता है लड़के के लिए। बात समझ में आ रही है? तो ये यूसीसी थोड़ी ना हुआ, लेकिन हाँ वहाँ पर पुर्तगीज थे तो उन्होंने यूसीसी करा, लेकिन लूप होल्स तो बहुत सारे हैं इसमें। तो कहा गया कि नहीं, ये सब हटाकर एक ही लॉ होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? एक शादी मतलब एक शादी, जैसे मुसलमानों में 4 शादी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे मुस्लिम्स में पहले ट्रिपल तलाक होता था। मैं उसी को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो मुस्लिम्स थे उसके अंदर ट्रिपल तलाक होता था, और ट्रिपल तलाक को हटाने के लिए तो ये सारा प्रोविजन किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे समझना, सबसे पहले क्या हुआ, इसी केस से समझते हैं यूसीसी के बारे में ना। ट्रिपल तलाक का मतलब है कि अगर मान लो कोई मुस्लिम्स हैं, ठीक है, इंडियंस में तो आप जानते हो, हिंदुओं में तो तुम जानते हो, अगर मुस्लिम्स हैं और मैंने कहा एक हस्बैंड है और एक ये इसकी वाइफ है, अगर मान लो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को 3 बार तलाक कह दिया, तो समझ लो उनके बीच में क्या हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। अब चाहे वो उसको मैसेज पे कहे, चाहे वो उसको सामने से कहे, चाहे उसको चिट्ठी लिखकर कहे, उसका तलाक हो जाएगा। अब बताओ क्या ये सही बात है? क्या एक्सप्लॉइटेशन किसका हो रहा है? वुमेन का। अब अगर मान लो उसके हस्बैंड को अपनी गलती का एहसास हो गया कि नहीं यार मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और उसने शाम को आकर माफी मांगी, तो माफी से काम नहीं चलेगा। अब उस लड़की को किसी दूसरे आदमी से शादी करनी पड़ेगी, और उस दूसरे आदमी से शादी करने के बाद उस दूसरे आदमी से तलाक लेना पड़ेगा, और उस दूसरे आदमी से तलाक लेने के बाद दोबारा से ये पहले आदमी से शादी कर सकती है। तो एक्सप्लॉइटेशन किसका हो रहा है इसमें? वुमेन का ही तो हो रहा है। याद रखना हमारी अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st सेंचुरी, पता है? इससे पहले कौन सी थी? 20th सेंचुरी। तो आपकी जो 20वीं सेंचुरी थी ना, 20th सेंचुरी, इसको कहा गया कि ये जो थी ना, ये किसके लिए? एससी और एसटी के रिफॉर्म्स के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एससी एसटी के लिए रिफॉर्म के लिए काम किया था किसने? आपके जो भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। लेकिन इससे पहले वाली जो 19th सेंचुरी थी, उस 19th सेंचुरी को कहा जाता है कि उसके अंदर किसके रिफॉर्म्स के लिए काम किया गया था? तो वुमेन रिफॉर्म्स के लिए। इसको वुमेन रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा राजा राम मोहन राय, आप लोगों ने पढ़ा होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। इसने सती प्रथा को खत्म किया, इसने तुम्हारे विडो रीमैरिज को दोबारा से विडो रीमैरिज को स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद आप इसमें पढ़ते हो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जिन्होंने हमारे धर्म को आगे पहुंचाया। इसमें आप पढ़ते हो महात्मा ज्योतिबा राव फुले, ठीक है। महात्मा ज्योतिबा राव फुले क्या किया था महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने? तो इन्होंने 1873 में क्या बनाया होता है? तो आपके लिए जो सत्य शोधक समाज, यानी कि क्या कहते हैं उसको? ट्रूथ सीकर सोसाइटी। कौन सा? ट्रूथ सीकर सोसाइटी बनाई थी इन्होंने, ठीक है। एससी एसटी के रिफॉर्म्स के लिए काम किया था, ठीक है। इनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, इन सावित्रीबाई फुले ने क्या किया था? तो ये इंडिया की क्या थी? फर्स्ट फीमेल टीचर थी, ठीक है, जिन्होंने बैदून के अंदर आपके 1848 के अंदर क्या स्टार्ट की थी? कॉलेज, एक महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए स्कूल कॉलेज स्टार्ट किए थे। तो ये बेसिकली किसके रिफॉर्म के लिए? वुमेन रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं। जैसे सती प्रथा को बैन किया, कब किया? तो 1829 के अंदर किया। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज बनाया। इन्होंने क्या किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, तो इन्होंने जो वुमेन्स थे उनके लिए स्कूल वगैरह खोले, ठीक है। उनकी विडोज की रीमैरिज के लिए काम किया। अपनी खुद भी एक विडो से शादी की, ताकि सोसाइटी में मैसेज जाए कि इनसे शादी करना बुरा नहीं है। समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है।
अपने बेटे की शादी भी इन्होंने एक वीडियो से करवाई ताकि मैसेज जाए कि विडोज को भी जीने का राइट है। आज देखो तुम, एक लड़की के 6 डाइवोर्स हो जाते हैं तो भी तुम शादी कर लेते हो, क्यों? उसी का तो कमाल है। अगर वो उस समय मेहनत नहीं करते तो आज भी इनको इसी नजर से देखा जाता और इनकी लाइफ ही नहीं रहती। तो इन्होंने बहुत एफर्ट किए, तो आज हम इनकी पूजा भी करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देख लो, इन्होंने हमारे धर्म को कहां तक पहुंचा दिया। शिकागो के अंदर 1893 में जो हमारी फर्स्ट रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी दुनिया की, उसमें हमारे सनातन धर्म के बारे में इन्होंने बताया। आज हर ऑफिस में इनकी फोटो लगी हुई है। 12 जनवरी को जो इनका बर्थडे था, 12 जनवरी 1863, 12th of the January is celebrated as the Indian National Youth Day। हम चाहते हैं भारत का हर युवा इनके जैसा हो। तो ये सारे के सारे लोगों ने काम किया था वुमेन रिफॉर्म्स के लिए, और इसमें काम किया गया था SC ST रिफॉर्म्स के लिए। और मैं बात कर रहा हूं किसकी? ट्रिपल तलाक की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिलीजन दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें वुमेन्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ हो। सारे के सारे जो धर्म है, रिलीजन है, वो क्या है? पुरुष प्रधान है। यानी कि उसमें जो डोमिनेंस है वो किसका है? उसका है, मैन का, ना कि वुमेन का। एक्सप्लॉयटेशन हर जगह। हम देखो 10-10 साल की बच्चियों की शादी कर देते थे, ठीक है? क्यों? हमें लगता था हमारा कल्चर है। हम लड़कियों को सती कर देते थे। हम पढ़े, हम लिखे, हम एजुकेट हुए, हम लिटरेट हुए, हमने बंद कर दिया। मुस्लिम्स में अभी भी ये चलता है, ट्रिपल तलाक चल रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया, खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत सारे इश्यूज थे जो पूरे भारत में एक होनी चाहिए, लेकिन भारत में एक क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में मल्टी रिलीजन लोग रहते हैं, तो उनके रिलीजियस लॉज को भी इनेक्ट करना पड़ा हमें, वरना तो दंगे हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? केओस जैसी सिचुएशंस हो जाएंगे, आपस में लड़ेंगे लोग। लेकिन अब वो समय आ चुका है कि हमें इस UCC को इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। इवन भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन में जब इसको ऐड किया गया था, जब डिबेट हुई थी, तब इन्होंने कहा था कि कभी जाकर देखना इनकी वीडियोस वगैरह जो मूवीज के रूप में बना रखी है लोगों ने, बहुत सारी मिल जाएंगी, कि इन्होंने कहा था कि अभी इंडिया में UCC जरूरी नहीं है, लेकिन टाइम आने पर हम इसको लगा देंगे, ठीक है? एट द मोमेंट डिजायरेबल नहीं है। समझ में आ रही है? अभी भी यही कहता है कोर्ट, लेकिन पहला स्टेट उत्तराखंड बन गया। समझ गए? अब जो वुमेन थी, मुस्लिम वुमेन, उसको बेचारी को ट्रिपल तलाक से गुजरना पड़ता था। अब सोचो कैसी सिचुएशन है। अब क्या हुआ? इस ट्रिपल तलाक के लिए एक पहला केस होता है, सबसे पहला केस होता है इस फील्ड में, हिस्टोरिकल केस होता है। कौन सा? तो याद रखना, 1985 में केस हुआ था, जिसको हमने किस नाम से जाना? 1985 वाले केस को हमने किस नाम से जाना? तो सिंपल याद रखना, साहबानो केस। क्या नाम था? साहबानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हालांकि इनके हस्बैंड के अगेंस्ट केस होता है, मोहम्मद अहमद खान इनके हस्बैंड का नाम था। केस कब था? 1985। अब क्या होता है, अगर मान लो हस्बैंड है और मैंने कहा वाइफ है, हस्बैंड कितनी शादी कर सकता है? 4 शादी कर सकता है, ठीक है? अब सोचो इसने इससे तलाक ले लिया और दूसरी शादी कर ली। अब इसको मेंटेनेंस पैसा नहीं दिया जाता था। अब ये बेचारी तो क्या हो चुकी है, इसको तो कोई खाने पीने के पैसे नहीं है, क्योंकि हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, इसको तलाक दे दिया। तो कहा गया इस केस में, याद रखना, कि वुमेन जो है, जो मुस्लिम वुमेन है जिससे तुमने तलाक लिया है, उसको तुम कुछ मेंटेनेंस पैसा दोगे, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया तुम्हारी सैलरी के बिहाफ पर, जो भी है। हिस्टोरिकल केस 1985। फिर एक केस आता है, याद रखना, इसी में याद रखना, 1995 एक केस आता है जिसका नाम रखा गया सरला मुदगल। क्या रखा गया? सरला मुदगल केस। कब होता है? 1995। क्या हुआ? एक हिंदू नाम है, एक लड़की होती है सरला मुदगल, उसका हस्बैंड होता है, वो कहता है कि मैं तो दूसरी शादी करूंगा। अब सोचो, उसने कहा मैं दूसरी शादी करूंगा। कर सकते हो क्या? हिंदू होके नहीं कर सकते। उसको लगा कि यार मैं मुस्लिम बन जाता हूं, रिलीजन कन्वर्ट कर लेता हूं, और जैसे रिलीजन कन्वर्जन करूंगा क्या होगा? मैं 4 शादियां कर सकता हूं। अब इसकी वाइफ पहुंच गई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में एक हिस्टोरिकल जजमेंट दी और कहा कि नहीं, अगर कोई पर्सन रिलीजन कन्वर्ट करके मुसलमान बनता है तो वो 1 से ज्यादा शादी नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा होता तो तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शादी करने के चक्कर में मुसलमान बन जाते, और देश में जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी में चली जाती, माइनॉरिटी मेजोरिटी में आ जाती। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट को पता था, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इस हिस्टोरिकल केस में याद रखना, रिलीजन कन्वर्जन के बाद आप सिर्फ 1 शादी कर सकते हो, ऐसा प्रोविजन दिया गया। फिर आगे चलकर आया 2017, और 2017 में केस होता है कौन सा? सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। और इस केस में कहा गया जो ट्रिपल तलाक है, याद रखना, ट्रिपल तलाक वाज डिक्लेयर्ड नल, वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल।
आपके ट्रिपल तलाक को नल वॉइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई अब ट्रिपल तलाक नहीं होगा। अब अगर कोई मुसलमान है और उसको तलाक लेना है तो ऐसे ही लेगा जैसे हिंदू लेते हैं। तो बताओ किसको बचा लिया? उस वुमेन को बचा लिया, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन किसका हो रहा है? वुमेन का हो रहा है। मैंने कहा ना, हम लोग पढ़ लिख गए, लिटरेट हो गए, तो हम लोगों ने ये सब छोड़ दिया, हम आज के समाज में हम आगे बढ़ गए। लेकिन वो अभी इलिटरेसी का फर्क है कि वो लोग अभी इन चीजों से बंधे हुए हैं, समझ में आ रही है। और अभी यही है कि धीरे धीरे टाइम के साथ साथ सब चीजें हो जाएंगी। एकदम से क्यों नहीं लागू कर सकते पूरे देश में? क्योंकि दंगे हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए धीरे धीरे स्टेट वाइज इसको कर दिया जाएगा। और यूसीसी किसका पार्ट है? डीपीएसपी का। तो आप जबरदस्ती भी नहीं थोप सकते, क्योंकि दीज डीपीएसपी आर नॉट फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में सेट करके रखना। समझ में आ रही है? आपसे कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या गोवा पर्सनल लॉज के कुछ वो हैं? तो मैंने अभी बताया कि वहां पर राइट टू बाइगैमी है, लेकिन कब? अगर 25 साल की एज है और लड़का लड़की नहीं होती तो वो सब उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, साहबानो केस, पहला केस मैंने बताया, इसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, ए वेटिंग पीरियड आफ्टर द डाइवोर्स और ये सब उसमें कहा गया। सरला मुद्गल केस में क्या हुआ? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ए हिंदू मैन हु कन्वर्टेड टू इस्लाम टू मैरी अगेन विदाउट लीगली डाइवोर्सिंग हिज फर्स्ट वाइफ वुड बी लायबल फॉर द प्रोसिक्यूशन अंडर द बाइगैमी लॉज। द कोर्ट emphasized the need for UCC to address issues of the marriage, divorce and maintenance across different religions। समझ गए ना? पूरी वही कहानी है, बस एक ही थीम है, उसके आगे पीछे कहानियां घूम रही हैं। उसके बाद आया सबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस। देयर इज नो जनरल लॉ फॉर द अडॉप्शन इन इंडिया एंड द पर्सनल लॉज ऑफ द मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड पारसीज डू नॉट कंप्लीटली रिकॉग्नाइज अडॉप्शन। अडॉप्शन जो है मुसलमानों में, क्रिश्चियन में, पारसीज में रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है। अडॉप्शन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इस्लाम। इस्लाम में अडॉप्शन नाम की कोई चीज ही नहीं है उनके लॉज में। लेकिन अगर कोई अडॉप्शन करता है तो फिर रूल्स होने चाहिए। This case dealt with the adoption of the child by a Muslim parent. Supreme Court ruled that any person can adopt a child under the Juvenile Justice Care and Protection of the Children Act 2000। उसके बाद 2015 वाला अभी चल रहा है, आपको पता होगा। Irrespective of the religion he or she follows, even if the personal law of the particular religion does not permit, इस एक्ट से वो ले सकता है। हालांकि चाहे उसका पर्सनल लॉ उसको अलाउ करे या ना करे, इन बातों को ध्यान रखना। जोसेफ साइन का केस आता है 2018 में। द कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पीनल कोड दैट criminalized adultery, stating that it violated the fundamental rights to equality and the dignity। देखो हुआ क्या, आपका जो केस था, कौन सा वाला? अडल्ट्री। कौन से उसमें लिखा हुआ था? तो हमारी आईपीसी के सेक्शन 497 में लिखा था। समझना इसमें क्या हुआ। मैंने कहा कि एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। समझना ध्यान से। अगर मान लो हस्बैंड वाइफ है और इस वाइफ का किसी दूसरे पर्सन के साथ क्या है? अफेयर है। ठीक है, अफेयर है, और ये इसके साथ रिलेशनशिप में है। अगर ये इससे पूछ कर जाती है यहां इसके पास रिलेशनशिप में, तो इट इज ओके। ठीक है, दूसरा कंडीशन मैंने बताया, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। समझना ध्यान से। एक दूसरी लड़की है, ठीक है, ये हस्बैंड इसके साथ रिलेशनशिप में है। अगर ये अपनी वाइफ से पूछकर जाता है तो इट इज ओके, रह सकता है रिलेशनशिप में। लेकिन अगर ये पूछकर नहीं जाता है और इसको ये बात पता चल जाती है इनके रिलेशन के बारे में, तो पनिशमेंट किसको होगी? हस्बैंड को पनिशमेंट हो जाएगी। सिंपल। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं हस्बैंड वाइफ है और वाइफ किसी के साथ रिलेशन में है और अगर ये परमिशन लेकर जा रही तो इज इट ओके। लेकिन अगर ये वाइफ उसके साथ रिलेशन में और हस्बैंड को ये बात पता चल जाती है और हस्बैंड इस पे केस कर देता है, देन सजा किसको मिलेगी? हु विल बी कन्विक्टेड? तो याद रखना वो पर्सन कन्विक्ट होगा जिसके साथ वो रिलेशन में थी। तो दोनों ही केस में कन्विक्ट कौन हो रहा है? दोनों ही केस में पनिशमेंट का हकदार कौन बन रहा है? तो बेचारा हस्बैंड बन रहा है, या फिर यहां पर ये मेल पर्सन बन रहा है, जो भी था जिसके साथ वो रिलेशन में थी। तो ये होती है अडल्ट्री। और ये जो थी ना 497 में, इसको क्राइम कह रखा था कि ये क्रिमिनलाइज है, ये क्राइम है भाई, नहीं कर सकते। लेकिन फंस कौन रहा था? दोनों केस में मेल फंस रहा था। अब ये तो गलत बात है ना। तो 2018 में एक केस होता है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसके अंदर क्या होता है? अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। आज के दिन अडल्ट्री डीक्रिमिनलाइज है। बात समझ में आ रही है? और इसमें याद रखना, अडल्ट्री कैन बी यूज्ड एज ए बेस फॉर द डाइवोर्स। लेकिन आपको उससे अब सजा नहीं मिलेगी। पहले सजा हो जाती थी ना, अब सजा नहीं मिलेगी। हाँ, आप अडल्ट्री को तलाक लेने के लिए यूज कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो अब अडल्ट्री इज
नॉट क्रिमिनलाइज्ड। समझ में आ रही है बात? तो ये कौन सा केस था? तो ये आपका जोसेफ साइन वाला केस था। इस बात को आप समझ सकते हो। आफ्टर द जजमेंट और ये सब हुआ, डीवाई चंद्रचूड़ की 2-4 बातें आप समझ सकते हो, ठीक है। मेकिंग एडल्ट्री ए क्राइम इज रेट्रोग्रेड एंड वुड मीन पनिशिंग अनहैप्पी पीपल एंड इन लॉ व्हिच डेंट्स इंडिविजुअल डिग्निटी एंड इक्विटी ऑफ द वुमेन। क्योंकि किसकी बात हो रही है? राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी सबके बराबर। हम पढ़ते हैं आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ अंडर द 5 बिहाफ कौन कौन से? कास्ट, जेंडर, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिज्म, रेस। लेकिन यहाँ पर तो गलत बात है, तुम्हारे बारे लड़के को सजा दे रहे हो तो कहा इक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी तो हटाना पड़ेगा। 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ। अब उस लड़की ने अगर किसी दूसरे के साथ रिलेशन बनाया तो उसका राइट टू लाइफ है, लेकिन अगर वो लड़का बेचारा किसी से रिलेशन बना रहा है तो तुम उसका राइट टू लाइफ छीन रहे हो। तो 21 वाज वॉयलेटेड एंड आर्टिकल 14 वाज आल्सो वॉयलेटेड। याद रखना, जहाँ 21 होता है वहाँ 14 अपने आप आ जाता है। ये मैं कई बार समझा चुका हूं। तो इसके बाद क्या हुआ? जोसेफ साइन वाले केस में अडल्ट्री को भी क्या कर दिया गया? डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। आई थिंक आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। सायरा बानो 2017, ये अभी हमने पढ़ा, किसको? ट्रिपल तलाक को क्या कर दिया? वॉयलेटेड द आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, है ना। हिंदू और वो मुस्लिम, ऐसा लिखा है ना कि जेंडर के बिहाफ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ी लिखा है कि मुस्लिम वुमेन है तो कर दो, हिंदू है तो मत करो। नहीं, तो 14 बेचारी का वायलेट हो रहा था तो हटा दिया। 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी, डिग्निटी से जीने का राइट है। अब उसकी डिग्निटी क्या है? सुबह हस्बैंड उठता है, तलाक तलाक तलाक, बेचारी को किसी और के साथ शादी करनी पड़ती है, फिर उस दूसरे से तलाक लेके फिर वापस इससे शादी करनी पड़ती है, तो वे डिग्निटी कहाँ चली गई? सभी की डिग्निटी बराबर है। बात समझ में आ रही है? तो ये भी उसमें वॉयलेट हो रहा था, तो इसको भी क्या कर दिया गया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। और आजादी के बाद पहला स्टेट कौन सा बन गया? तो आपका गोवा बन गया। सिंपल याद रखना। एक केस और याद रखना इसी से, एबीसी वर्सेस द स्टेट दिल्ली इज अ केस इन विच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट एन अनवेड, यानी कि जिसकी शादी नहीं हुई है, वुमेन बिलोंगिंग टू द क्रिश्चियन फेथ कैन बिकम ए लीगल गार्जियन ऑफ हर चाइल्ड विदाउट द फादर्स कंसेंट। दिस राइट वाज डिनाइड टू क्रिश्चियन वुमेन अर्लियर। क्रिश्चियन वुमन को पहले ये राइट नहीं था, बाद में ये राइट क्या कर दिया गया? दे दिया गया इस वाले केस में। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखना। समझ गए? उसके बाद अगर पूछे कॉलोनियल एरा नहीं पहले क्या था, तो मैं समझा चुका हूं कि पहले ये था, पोस्ट इंडिपेंडेंट ये था, प्री इंडिपेंडेंट ये था, ठीक है। नीड क्यों है इसकी? तो इक्वालिटी एंश्योर्स जेंडर जस्टिस बाय एलिमिनेटिंग द डिस्क्रिमिनेटरी पर्सनल लॉज, नेशनल इंटीग्रिटी, ए यूनिफॉर्म लॉ प्रमोट्स यूनिटी, एलिमिनेटिंग द सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन और कम्युनिटी स्पेसिफिक लॉ, सेक्युलरिज्म, ठीक है, अभी मैंने समझाया सेक्युलरिज्म का। अगर ऐसा नहीं करोगे तो स्ट्रेंथन्स इंडिया सेक्युलर फैब्रिक बाय इंश्योरिंग ऑल सिटीजंस आर सब्जेक्ट टू द सेम लॉज। तो सभी के लिए क्या सेम लॉज होने चाहिए, तो इस सेक्युलरिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा। जुडिशियल कंसिस्टेंसी रिड्यूसेस द बर्डन ऑन कोर्ट्स बाय सिंप्लीफाइंग एंड यूनिफाइंग द लीगल सिस्टम। एग्जिस्टिंग कौन कौन से? तो हिंदू पर्सनल लॉ याद रखना 1955 में आया था, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट कब आया था? 1956। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ, सरिया लॉ अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ 1869 एंड 1872, ठीक है। पारसी पर्सनल लॉ, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936। अभी आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, जियो पारसी स्कीम आई थी, जिसमें पारसी लोगों के लिए जो ओल्डर एज के लोग हैं, एल्डरली पीपल है, उनके लिए क्या किया था? हेल्थ स्कीम्स लाई गई थी सरकार के द्वारा, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन घट रही है, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ठीक है, जिसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये फेल होता नजर आता है, क्योंकि मैंने केस बताया था 2-3 बार न्यूज में आ चुका है कि मध्य प्रदेश का केस आई थिंक है ना, एक लड़का लड़की शादी कर लेते हैं, लड़का होता है हिंदू, मुस्लिम, लड़की होते हैं हिंदू, शादी कर लेते हैं अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। लड़का अपने घर ले जाता अपनी वाइफ को और घर वाले मना कर देते, कहते हैं कि ये हिंदू लड़की शादी की, हम इसको नहीं मानते। अब बताओ, जब हिंदू और मुस्लिम अगर क्रॉस रिलीजन मैरिज करेंगे, इसलिए तो स्पेशल मैरिज एक्ट आए थे कि भाई कोई पंगे ना हो, और वहां की जो कोर्ट है उसने कह दिया कि ये शादी इनवैलिड है। अब बात चलेगी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि जब ये इनवैलिड है तो लाए क्यों थे स्पेशल मैरिज एक्ट, इसको हटा दो। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, तो अभी केस पेंडिंग है, जब कुछ आएगा तो हम उसमें अपडेट कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले आता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। साबानो, सरला मुदगल, ये वही सब है। चैलेंजेस क्या है? कल्चरल डाइवर्सिटी, इंडियाज पॉपुलेशन कंप्राइजेस मल्टीपल एलिगेशन, रिलीजन्स एंड कल्चर, ठीक है, मैं समझा चुका हूँ सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। फ्रांस, अच्छा कौन कौन करता है, तो देखो आपका फ्रांस फॉलोज ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स। टर्की कब लाया था? 1926 में, एबोलिशिंग रिलीजियस कोड्स एंड अडॉप्टिंग यूरोपियन लीगल फ्रेमवर्क्स। यूएसए और कनाडा में क्या है? फॉलो यूनिफॉर्म सिविल लॉज एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस रिलेटेड टू द इंडिजिनियस कम्युनिटीज। और याद रखना यूके वाला जो है, उत्तराखंड वाला, उसके अंदर जो लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहते हैं उनके लिए भी लॉज बनाए गए हैं कि उन लोगों को अगर लिव इन में रहना है तो रहो,
क्योंकि सभी के लिए राइट बराबर है। बस तुम अपनी इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में या सरकार के पास, अथॉरिटी के पास जमा करा के रखो। पता चले कल को तुम लिव इन में रह रहे थे, कोई किसी का मर्डर करके भाग गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इन्फॉर्म होनी चाहिए सरकार के पास कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, बिना शादी के साथ रह रहे हैं, ठीक है। तो वो भी उस रूल्स बनाए गए थे। तो सिंपल याद रखना, कहाँ की बात है, यूके उत्तराखंड, ठीक है। क्या क्या कौन से हैं, क्या क्या प्रोज है, तो कौन कल्चरल इन्वेजन, लॉजिस्टिकल इश्यूज, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो सकता है। प्रोज क्या क्या है, जेंडर इक्वलिटी होगी, सेकुलरिज्म को स्ट्रेंथ मिलेगी, सोशल रिफॉर्म्स आएंगे सोसाइटी के अंदर, ठीक है, जैसे कि पॉलीगैमी और ये जो है ये खत्म हो जाएंगी, चाइल्ड मैरिज खत्म हो जाएगी, और कुछ नहीं है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को कुछ बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।